नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। यानी टॉपिक रिलेटेड है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से, और वो क्वेश्चंस आइस के ऊपर बेस है, यानी बर्फ़ के ऊपर। ठीक है, तो आप जानते हो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास 2.5 kg है। ठीक है, इसको हमने हीट किया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको हीट किया तो 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। हीट करने के बाद इसको हम ले जाकर बड़े से आइस ब्लॉक पर रख लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर ब्लॉक अब सोचा साइड ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉपर ब्लॉक आपका ये रहा, दैट इज़ ए कॉपर Cu। ठीक है, ये करीब 2.5 kg है, यानी 2.5 kg है। इसको हमने हीट किया करीब 500 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी दिया। ठीक है, यानी हीट किया। तो हीट करने के बाद क्या होता है, इसको हम ले जाकर आइस के ब्लॉक पर रख देते हैं, यानी बर्फ़ के टुकड़े पर रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉपर लाकर हमने ये Cu रख दिया है, ये आइस है आपका। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही आप पुट करते हो तो बोलता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस, यानी जो आइस का अमाउंट है कितना मेल्ट होगा। तो एक सिंपल सी बात है कि जो गर्म चीज़ है एंड दैट इज़ ए कॉपर, क्योंकि हॉटर चीज़ है ये, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक है कॉपर का। जैसे ही आप आइस पर रखोगे तो आइस क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा, यानी ऐसे मेल्ट होने लगेगा। तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउस मेल्ट, यानी आइस कितना मेल्ट हो जाएगा, यानी कितना आइस मेल्ट हो जाएगा, यही क्वेश्चन है पहला। ठीक है, आप समझ सकते हो आइस कितना मेल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आपका कॉपर है 2.5 kg का है। ठीक है, और कुछ चीज़ें दी गई हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का स्पेसिफिक हीट ये होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्पेसिफिक हीट होता क्या है, वो समझेंगे। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, यानी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये फ्यूजन का मतलब क्या है यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दो टर्म्स हम समझते हैं। तो देखिए पहला टर्म क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये होता क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर एक सब्सटेंस का अपना अलग अलग होता है। जैसे मान लो आपका वाटर ही है। ठीक है, इस वाटर को हम कितना हीट दे रहे हैं, यानी अमाउंट ऑफ हीट, हीट का सिंबल क्यों है, कितना हम हीट दे रहे हैं इसको, जिसके कारण अगर यह 1 यूनिट मास है, 1 यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम या 1 kg बोल सकते हो आप। ठीक है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। ठीक है, यानी इस वाटर को हमने कितना हीट दिया जिसके कारण इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, जब उसका मास क्या हो, 1 यूनिट हो। 1 यूनिट बोले तो 1 ग्राम या 1 kg। ठीक है, यूनिट मास होनी चाहिए। अब इस सेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हीट दिया जा रहा है तो हीट निकाल भी सकते हैं, यानी हमने इसका हीट कितना निकाला, यानी हीट इसने कितना रिलीज किया जिसके कारण इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस फॉल कर गया। फॉल मतलब गिर गया, क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, सिंपल भाषा में इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितना हीट दिया गया, बस कितना हीट दिया गया, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, या आप बोल सकते हो रिलीज, कितना रिलीज हुआ। ठीक है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर गया या फॉल कर गया। ठीक है, और कौन सा मास होगा, तो 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास बोले तो 1 ग्राम या 1 kg। ठीक है, बात है क्लियर। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है, इसकी वैल्यू हम पता करते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कुछ आती है। तो जो वाटर है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब ये है, ये ना ही जल्दी कूल होगी और ना ही जल्दी ये गर्म होगी, यानी हीटेड होगी, ना ही जल्दी गर्म होगी। इसलिए देखते हो कि इंजन जितने वो बोलते हैं जनरेटर जनरेटर वगैरह में या कार वगैरह में हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, क्योंकि ये जल्दी ना ही ठंडा होता है। ठीक है, और ना ही जल्दी वाटर डालते हैं इसमें क्योंकि जल्दी नहीं गर्म होता है। ठीक है, गर्म इजीली नहीं होता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तब इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये जनरेटर में जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए पूरा हीट लेता रहेगा जनरेटर का, जिससे कारण इस पर जनरेटर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको हम कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी कूल भी नहीं होता है। कूल होने का मतलब क्या है, अगर इसको 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर कम करना है तो भाई जितना हीट वो ले रहा था पहले उतना हीट इसको निकालना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी वो हीट निकालता भी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये ना ही बहुत जल्दी कूल भी होते हैं। ठीक है,
तो देखिए आगे अब एक और टर्म था जिसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो देखिए फ्यूजन का मतलब आप जानते हो, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग से। जैसे मान लो कोई आइस है, ये आइस मेल्ट कर गया, ठीक है। क्या कर गया? मेल्ट। तो जब आइस मेल्ट करता है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट की इसको आवश्यकता होती है, कितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है जिससे कारण ये मेल्ट तो हो लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। तो बोलते क्या है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्यू। क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट, एम मतलब मास, ठीक है, पर यूनिट मास। यानी 1 ग्राम या बोल सकते हो 1 kg या 1 यूनिट मास को हमने कितना हीट दिया जिससे कारण उसका स्टेट चेंज हो गया। आइस मेल्ट करके लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी टेम्परेचर सेम रहा। जैसे अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था तो वाटर भी किस पे रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जितना आप हीट दे रहे हो ना 1 यूनिट मास के लिए, वही क्या कहलाता है? लेटेंट हीट। और फ्यूजन, फ्यूजन बोल सकते हो कब? जब आइस से वाटर बनना हो, और जब वाटर से गैस बनना हो तो आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। बात है क्लियर? क्योंकि ये गैस बन रहा है तो गैस मतलब वेपर बन रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अपना लेटेंट हीट होता है, और लेटेंट हीट का मतलब आप समझ गए कितना हम हीट दे रहे हैं जिससे कारण वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट चेंज करने का मतलब लिक्विड से आप बोल सकते हो गैस बन गया तो स्टेट चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अगर ये लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो गैस भी किस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो भी बोल लो, लिक्विड अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो गैस भी किस पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। बस स्टेट चेंज हो जाएगा लिक्विड से गैस। तो जो हीट आप दे रहे हो दैट इज़ क्यू पर यूनिट मास, वही क्या कहलाता है? लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक कॉपर ब्लॉक को जिसका मास 2.5 kg था, इसको हमने फर्नेस में हीट किया, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, जब हमने हीट किया तो 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। तो देखो जब हीट करोगे तो आप क्या इसको मिलेगा? हीट करेंगे तो इसको पास कुछ हीट की आवश्यकता पड़ेगी। कितना हीट देंगे जिससे कारण इसका 500 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो जाए, ठीक है। क्योंकि लिखा है ना 500 डिग्री सेल्सियस, उस फर्नेस में ले जाकर डाल देते हैं जिसमें 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे क्या है, मास की जो वैल्यू है, मास आपका है 2.5 kg, ठीक है। इसको हम ग्राम में बदल देंगे तो करीब 250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्या है, 250 ग्राम हो गया। अब उसके बाद इसका जो स्पेसिफिक हीट है यानी एस, एस की वैल्यू है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर 1 केल्विन की जो चेंजेज है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यानी चेंज इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस। यानी 1 केल्विन का जो अमाउंट है वो 1 सेल्सियस के अमाउंट के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा। 1 केल्विन की जो चेंजेज होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज के बराबर होता है। क्योंकि आप पढ़ोगे, जब स्केल पढ़ोगे तो 100 का गैप केल्विन में होता है, 100 का गैप सेल्सियस में होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा 1 केल्विन 1 सेल्सियस के बराबर होगा, यानी 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 सेल्सियस, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो ये रहा, ठीक है। और टेम्परेचर एंड डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना रहा? 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राम क्यू लिए क्योंकि ये ग्राम में डाटा था, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्यू। तो क्यू का मतलब क्या होता है, यानी पहले एस का फार्मूला लिखते हैं, एस इजकल टू, एस मतलब स्पेसिफिक हीट, क्यू आई एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से आपको डेल्टा क्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एस एम इंटू डेल्टा टी इजकल टू डेल्टा क्यू, यानी अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगा। तो जो ये आपका कॉपर था उस कॉपर के पास कितना हीट होगा इस फार्मूले से आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस फार्मूले से आपने हीट निकाल लिया, ठीक है, तो फाइनली आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या आएगा आपका, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए डेल्टा क्यू इजकल टू एम
मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन बोल सकते हैं। मैंने बताया कि कितना चेंज हो रहा है 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये 500 केल्विन के बराबर होगा। अमाउंट ये अमाउंट से उस केल्विन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज के बराबर होता है, तो चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। मास इंटू डेल्टा टी इंटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितना है 0.39 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 487500, ठीक है, जूल, क्योंकि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, क्योंकि क्यू किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है, दैट इज इतना जूल, ठीक है। अब ये जो जूल है इस कॉपर के पास आ जाएगा, जो ये कॉपर है, ये कॉपर की गर्मी इतनी हो जाएगी, कॉपर के पास इतना हीट है, दैट इज ए अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन द कॉपर, कॉपर में ही कंटेंट है। तो आपको बताना है कि कितना आइस मेल्ट होगा। तो देखो एक चीज़ भाई, जब आइस पर आप रखोगे तो आइस मेल्ट होगा, तो आइस मेल्ट होगा तो आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे लेटेंट हीट लगेगा। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, एल, लेटेंट हीट आप फ्यूजन बोलोगे एल एफ, तो क्यू, क्यू यही अमाउंट होगा 487500 बाई एम, क्यू बाई एम, ठीक है। तो एम मतलब कितना मास, कितना मास मेल्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एल एफ कितना है आपका, जो ये एल एफ है, एल एफ की वैल्यू आपकी ये रही 335, ठीक है, करीब दिया भी है 335 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एम क्या है, एम मतलब मास ऑफ वाटर दैट वी मेल्ट, जो मेल्ट हुआ, ठीक है, कितना मेल्ट हुआ। तो यहाँ से आप जैसे ही फाइनली सॉल्व कर लोगे तो आपकी एम की वैल्यू आएगी जो करीब 1455.2 ग्राम, ठीक है, यानी आपका आंसर क्या होगा 1.4 kg अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इतना आइस आपका मेल्ट हो जाएगा, जो ये आइस था इतना आइस मेल्ट होकर पानी बन जाएगा, आंसर ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। तो करीब इतना kg, ठीक है। तो ये आंसर था जो कि आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो चीज़ों को समझ के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि जो ये कॉपर था उस कॉपर को हमने हीटेड किया, तो कॉपर के अंदर कितना हीट आ गया, तो डेल्टा क्यू निकाला इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से। अब ये डेल्टा क्यू तो उस कॉपर के अंदर प्रेजेंट है ना, तो उस कॉपर को जैसे ही मैंने आइस के ऊपर रखा तो कॉपर आइस क्या होगा, मेल्ट होने लगा। तो आइस मेल्ट होगा लेकिन अपना टेम्परेचर चेंज किए बिना, यानी आइस से तो वाटर बनेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उस समय हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, लैटेंट हीट। वो बोलता है क्या है, क्यू बाई एम, यानी कितना हीट दे रहे हैं किसी मास को जिससे कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मास होता है यही मास पिघला हुआ होगा, ठीक है, कितना पानी आइस पिघल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक थर्मोकोल्स आइस बॉक्स है, ठीक है। आपने आइस बॉक्स देखा होगा जो कि जिसमें आइस रख के या आइसक्रीम रख के बेचा जाता है, गांव में लोग बेचते हैं, ठीक है। ये थर्मोकोल्स का बना होता है, ठीक है। थर्मोकोल से एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन ये भी परफेक्टली नहीं है, कुछ ना कुछ, अगर बाहर का मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है 35-40 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ ना कुछ गर्मी इसमें जाएगी जिसके कारण ये आइस कुछ समय बाद मेल्ट हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं, आइस बिकम मेल्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो देखो क्या लिखा है, एक थर्मोकोल आइस बॉक्स है जो कि एक चीप और इफिशिएंट मेथड है थोड़ा सा कुक्ड फूड को समर में रखने के लिए, आइस, ठीक है, बर्फ़ वगैरह को रखने के लिए। तो एक क्यूबिकल आइस बॉक्स है जिसका साइड 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइड 30 सेंटीमीटर बोले तो आप समझ सकते हो, ऐसे क्यूबिकल्स है आइस बॉक्स, लेंथ 30 सेंटीमीटर्स एंड ऐसे थिकनेस, थिकनेस मतलब देखो ये साइड में मोटापन होगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ही मोटा होगा, ठीक है। तो जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस मतलब टी बोल सकते हैं, करीब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ 40 kg या 4 kg या 5 पुट इन द बॉक्स, अब इस बॉक्स में आपने क्या कर दिया, 4 kg आइस, 4 kg आइस, ये 4 kg आइस इसमें रख दिया। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 घंटे बाद, जैसे ही 6 घंटा बीतता है तो इसमें कितने आइस रह जाएंगे, ठीक है, लिखा है ना, कितने आइस रह जाएंगे, ठीक है। अब बोला है कि बाहर का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो ये आइस बॉक्स है इसके बाहर का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और एक और वर्ड दिया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्माकोल्स, यानी थर्मल कंडक्टिविटी थर्माकोल का ये रहा, ठीक है। आप थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर ये रहा, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब अभी आपने समझा,
आइस से अगर वाटर बन रहा है तो कितना हीट की आवश्यकता पड़ी बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, 1 यूनिट मास के लिए, ठीक है। 1 यूनिट मास बोले तो 1 kg यहाँ पर सेंस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहले हम एक चीज़ बताएंगे आपको कि ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्माकोल है क्या, ठीक है, समझ लेते हैं। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्माकोल का मतलब क्या है, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस का अपना थर्मल कंडक्टिविटी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल के होता है। अगर किसी सब्सटेंस का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस ईजिली हीट को पास कर रहा है। यानी अगर मान लो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो हीट ईजिली पास होगा ऐसे इधर से इधर, ठीक है, क्योंकि T1 हाइयर है और T2 क्या है, कम है। किसी भी सब्सटेंस का अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो हीट इजीली पास होगा। जैसे एक रॉड है आयरन का, मान लेते हैं इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो यहाँ से हीट इजीली पास होगा। अगर मान लो ये ज़्यादा गर्म है ये कम गर्म है तो, ठीक है, अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो हीट धीरे धीरे पास होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो कि आपके बुक्स में है, ठीक है। वो बोलता है क्या, एच मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट किस रेट से फ्लो हो रहा है। के मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट्स इनटू एरिया। एरिया मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आइस बॉक्स है इसके मान लो यही इसके सामने से तो एरिया ये घुसेगा गर्मी, यानी जो भी रेडिएशंस है या जो भी हीट है ऐसे घुसेंगे इंटर करेंगे तो ये एरिया, ठीक है, इनटू टेम्परेचर, यानी आउटसाइड टेम्परेचर माइनस इनसाइड टेम्परेचर बोल सकते हो आप, ठीक है, बाई एल मतलब थिकनेस, यानी कितने मोटे को चीज़ को ये क्रॉस करके जा रहा है। जैसे आइस बॉक्स इतना मोटा है तो इस इतने मोटे को ये क्रॉस करके हीट जो भी रेडिएशन है वो अंदर जा रही हैं, ठीक है। अब इस एच का मतलब क्या है, द रेट ऑफ हीट। तो रेट ऑफ हीट का मतलब Q/T होता है, ठीक है, क्योंकि द रेट ऑफ हीट है आपके एनसीईआरटी में दिया होगा KA T0 - TI/L। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, कितना हीट उसके अंदर जाएगा। जितना अंदर हीट उसके अंदर जाएगा तो आइस भी क्या होगा, उसी हीट से मेल्ट हो जाएगा, और जितना मेल्ट होगा वो पानी बन जाएगा और बचेगा क्या, यही पूछा है आपसे, अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है आपका, तो फार्मूला है Q/T हमने लिखा था तो T को हम इधर भेज देते हैं सीधे, KA इंटू T आउटसाइड माइनस T इनसाइड बाई L का मतलब बताया आपको सेंस, मोटाई से थिकनेस, कितने मोटे चीज़ को ये हीट क्रॉस करके अंदर जा रहा है आइस बॉक्स में, ठीक है, इस बक्से में, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी 0. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.01। एरिया मतलब जो ये सामने का है तो ये 30 का साइड था ना, तो 30 का साइड का मतलब क्या हो जाएगा 30 इंटू 30, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में डाटा है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बाई 100, ठीक है। टाइम कितना लगा, तो टाइम 6 आवर है तो इसको भी हम सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। तो 6 घंटे का मतलब 60 मिनट फिर 60 सेकंड, ये सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद बाई क्या है, एल मतलब लेंथ मतलब थिकनेस है, कितना मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5/100, ठीक है, 5/100। अब इंटू ऊपर क्या है T0 - TI, ठीक है। तो T0 मतलब आउटर का टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर 45 है और ये आइस है क्योंकि इस पर लिखा है ना क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ इतना 4 kg आइस, यानी 4 kg आइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आइस का टेम्परेचर तो 0 होगा तो 45 - 0 क्या हो जाएगा 45 - 0, ठीक है, माइनस कर देंगे क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, आउटसाइड माइनस इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी। तो जब इसको आप फाइनली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपको एक डाटा मिलेगा, वो डाटा क्या होगा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो करीब 1049 वैल्यू आएगी, 104976 जूल अप्रॉक्सीमेट आएगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इसको, आप जब फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, सब चीज़ डाटा MKS में होना चाहिए, यानी जूल, सेकेंड, मीटर, कैलविन, इन सब डाटा में होना चाहिए, ठीक है।
तो जो ये हीट है ना, ये हीट किसको मिला, इस आइस को मिला। ये आइस का अमाउंट कितना है 4 kg, ठीक है। जैसे ही इस आइस को ये हीट मिला तो वो आइस कितना पिघलेगा। तो यहाँ पर देखो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है, ठीक है, यानी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दे दिया है, तो यानी लैटेंट हीट है, ठीक है। कितना हम हीट देते हैं जिसके कारण इसका स्टेट चेंज होता है, तो ये दिया हुआ है। तो क्यू की वैल्यू ये आपकी ये होती है बाई एम, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं कितना मास मेल्ट हुआ, यानी कितना मास पिघला, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाटा लिख सकते हो, लैटेंट हीट 335 10⁻³ जूल पर केजी, जो भी डाटा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्यू कितना आपका ये रहा, तो क्यू की वैल्यू लिख सकते हो आप 104976, ठीक है, लिख लिया, बाई एम मतलब कितना मेल्ट होगा मास, ठीक है। तो इसको जैसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वो 0.313 आएगा, ठीक है। इतना केजी क्या हुआ आपका आइस मेल्ट हो गया, ठीक है। आप एक बार इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको नीचे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे जानते हुए कितना जीरो लग जाएगा, 335 पे 3 जीरो, ठीक है। ऊपर डाटा कितना है, इतना ही है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10,000 अमाउंट है, 33,000 अमाउंट है, ठीक है। तो ये करीब इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। इतना आइस आपका मेल्ट हो गया, आइस इज़ मेल्टेड, ठीक है। क्योंकि हीट लगा, जैसे ही भाई बाहर से हीट आएगा तो आइस मेल्ट होगा ना, मेल्ट हो गया बिना टेम्परेचर चेंज किए। तो बचेगा कितना, रिमेनिंग आइस। तो रिमेनिंग आइस पूछा है कितना बचेगा, तो देखिए टोटल आइस था 4 kg, 4 में से 0.313 घटा देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 3.687 होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते, इतना आइस आपका बचेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी कि इसमें जो फार्मूला लगा था वो फार्मूला क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी वाला, कि कितना हीट इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, यही फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले से वो हीट अंदर गया होगा और हीट जाने के बाद आइस को मेल्ट किया, जैसे ही आइस मेल्ट हुआ तो पिघला। तो इस समय जब आइस मेल्ट होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उस समय क्या लगता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगता है, ठीक है। तो फाइनली वहाँ से हम क्या बता सकते हैं, मास, कितना मास उसका मेल्ट हुआ, और वो मास मेल्ट हो जाएगा तो बचा क्या, आइस, ठीक है। तो इन सब के आधार पर हमने इसको जाना, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।